ये एप्स्टीन क्या बला है और इसमें एप्स्टीन थे कौन, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी और किस क्रिमिनल एक्टिविटी में वो सम्मिलित थे और उसका भारत या अन्य देशों पे क्या फर्क पड़ता है। इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी ये जानना चाहता है कि ये एप्स्टीन नाम की चीज, ये एप्स्टीन नाम की बला और एप्स्टीन नाम की चिड़िया है क्या, ये आदमी था कौन, ये करता क्या था और कैसे दुनिया के ताकतवर लोग, पॉलिटिशियन, पैसे वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट इसके यहाँ कैसे इन्वॉल्व हुए। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा एपिसोड जिसमें आपको मिलेगा कि प्योर हिंदी में समझाया जाएगा कि एप्स्टीन क्या बला है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक काफी खोज के बाद एक सरल भाषा में तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शख्स है ये एप्स्टीन है। यही एप्स्टीन के नाम से जो दस्तावेज अब प्रकाशित किए गए हैं उनको एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। तो शख्स जो है वो ये है। तो आपने देखा कि कैसे एक शख्स जो इतने दिन से छुपा हुआ था और इन सब क्रिमिनल एक्टिविटी में सम्मिलित था। इसका पूरा नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। इनकी डेथ हो चुकी है 2019 में। कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड की है। इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं? इनके ऊपर चार्जेस हैं यौन शोषण के, और वो भी बच्चियों के। और जो एनालिसिस है ये इस बात को कवर करती है कि कैसे दुनिया का जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कैसे गवर्न होता है, कैसे एक आदमी पूरे कई देशों के पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर को गवर्न करता है और क्या उसने मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की। अब सवाल ये उठता है कि ये 2025-26 में ही क्यों इसका नाम आ रहा है। उसका उत्तर ये है कि 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रांसपेरेंसी अधिनियम बनाया जिसके तहत ये ऑर्डर किया गया कि जितनी भी एप्स्टीन की फाइलें हैं वो पब्लिक की जाएं। ये ट्रांसपेरेंसी की बहुत अच्छी पहल थी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इस जो फाइलें थी उसको दुनिया के सामने लाए, जिसमें उसके अंदर जो लोग हैं, जो लोग इस अपराध में सम्मिलित हैं, उनके नाम उजागर हो सकें। तो सबसे पहले तो इसमें दस्तावेज जो हैं वो हैं क्या। जो दस्तावेज हैं वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नोट्स हैं और फ्लाइट लॉग्स हैं। नोट्स हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं। फ्लाइट लॉग का मतलब कि जब कोई प्लेन उड़ता है तो वो कहाँ जा रहा है और उसमें कौन ट्रैवल कर रहा है, किसने बुक कराया है, उसके डिटेल रहते हैं। और साथ ही साथ जो गवाह हैं और जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोगों का भी इसमें जो है बयान है। इसमें जो एफबीआई ने किया है वो क्या किया है कि जो नाम है वो कई जो हैं वो वाइप आउट कर दिए हैं। जैसे कि उन्होंने इसके ऊपर वाइटनर लगा दिया है, जिससे वाइटनर लगा दिया है या काले कर दिए गए हैं, जिससे उसमें नाम उजागर हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी कई ईमेल के माध्यम से नाम आ रहे हैं। और ये फाइलें बताती हैं कि कैसे एक अपराधी ने पैसे और ताकत के दम पर पूरे पूरे विश्व के जितने भी कानून हैं उसको चकमा दिया। कानून को चकमा दिया, सिर्फ एक देश के नहीं
बल्कि कई देशों के जितने भी पावरफुल लोग थे वो कैसे इसके आगे नतमस्तक थे और वो इसके साथ क्राइम में शामिल थे। तो आपने देखा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत ये पूरा जो एप्स्टीन फाइल है इसका खुलासा हुआ। अब आगे चलते हैं कि आखिर ये जो एप्स्टीन नाम का बंदा था इसकी क्या मोडस ऑपरेंडी थी। इस बात को समझने की जरूरत है कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी थी क्राइम की या अपराध की वो क्या थी। सबसे पहले तो जो इसका जो कवर था वो कवर था कि जैसे आपने देखा होगा कि मसाज पार्लर खुले रहते हैं, तो ये जो मसाज के नाम पे लोग इसके यहाँ जाते थे, इसका एक आइलैंड था, वहां पे लोग जाते थे जितने भी पैसे वाले और पॉलिटिशियन थे, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड एक क्लोज्ड नेटवर्क में काम करता था जिससे इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जो किसी ना किसी तरह से जो इसका यूजर था उससे कनेक्टेड थे। कोई नया आदमी जोड़ने से पहले उसकी तहकीकात होती थी कि क्या वो सही आदमी है, और ये स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करता था जिससे ये दुनिया के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सके। अब इसमें बायस ये था कि इनके यहाँ जो भी यौन शोषण होता था बच्चियों का, उसमें जो डिमांड थी उसमें वो रिजेक्ट करते थे कि काली चमड़ी के लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ गोरी चमड़ी के लोग ही इसके यहाँ आते थे। फिर पहले तो ये जो एप्स्टीन था ये आईडी मांगता था कि आपकी आईडी होने चाहिए। जो इसके विक्टिम थे, जो यौन शोषण वाली लड़कियां थी, उनके आईडी इसलिए मांगे जाते थे कि उनकी उम्र 18 से कम होनी चाहिए। और ये जो है बहुत ही अब्यूसिव और वॉयलेंट एनकाउंटर्स थे। ऐसा जो भुक्तभोगी हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके द्वारा अब जो बयान दिए जा रहे हैं उससे ये बात सामने आ रही है। तो आप देखिए कि कैसे ये आदमी जो है वो ऑपरेट करता था, एक क्लोज नेटवर्क में ऑपरेट करता था, और पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट को गवर्न करने के लिए छोटी बच्चियों के यौन शोषण का एक इसने मसाज पार्लर खोल रखा था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जोसेफ एप्स्टीन था वो व्लादिमीर नाबोकोव का एक उपन्यास है लॉलिटा, उसका बहुत दीवाना था। और एक पत्रकार है माइकल वुल्फ, उनके अनुसार ये एकमात्र किताब थी जो उसके बेडसाइड टेबल पे रखी रहती थी। और यही नहीं, वो अपने आप को एक बौद्धिक मानता था। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल। ये वैसा ही बौद्धिक था जैसे समाजवादी पार्टी में जो होता है इंटेलेक्चुअल सम्मेलन, जिसके हेड बनाए जाते हैं रायबरेली के विधायक मनोज पांडे। तो ये स्वयं को जो है बौद्धिक मानता था, जैसे बौद्धिक प्रकोष्ठ होते हैं पार्टियों में। और एक जो है कहा जाए कि बहुत ही परेशान करने वाला जो एक सबूत है वो ये सामने आया है कि ऐसी तस्वीरें मिली हैं जहां पीड़ितों के शरीर पर जो लोलिटा उपन्यास है उसकी पंक्तियां लिखी हुई थी। तो इससे आपको क्लियर होगा कि ये जो एप्स्टीन था वो किस प्रकार जो है वो लॉलिटा जो किताब है उसका दीवाना था। ये उस किताब की फोटो है। तो आप देखिए कि, और दूसरी बात ये है कि ये अपने आप को क्रिमिनल नहीं समझता था, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता था।
आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक साम्राज्य चलाता था, उस साम्राज्य की जो कीमत आकी गई है वो $578 मिलियन आकी गई है। और इसको फाइनेंस करने वाले दो लोग थे, एक विक्टोरिया सीक्रेट जो कंपनी है और दूसरी जो है अपोलो ग्लोबल। तो इसने 578 मिलियन की $578 मिलियन की का एक साम्राज्य खड़ा किया, जो इसी यौन शोषण का के इंजन पे तैयार किया गया था। अब ये देखना जरूरी है कि ये कहाँ एक्ट करता था, ये किस लॉ ऑफ लैंड में था, इसकी जो आइलैंड कहा जाता है वो कहाँ स्थित था। तो इसका जो आइलैंड था वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वर्जिन आइलैंड है उस पे स्थित था, और यहाँ इसने अपनी कंपनियां स्थापित की थी। उसका एक रीजन था, यहाँ पे स्थापित करने का रीजन ये था कि यहाँ पे उसे 90% कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती थी, और 1999 से 2018 के बीच उसकी कंपनी ने $800 मिलियन से अधिक का राजस्व कमाया। रेवेन्यू जो था वो $800 मिलियन के आसपास था 1999 से 2018 तक। अब इसमें आपको ये बात सुन के भी हैरानी होगी कि इसमें दुनिया के बड़े बड़े बैंक, उनकी भी बहुत भूमिका है। जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें इसकी 100% संलिप्तता है। इसी तरह ड्यूश बैंक, ऐसे बैंकों के माध्यम से लेन देन हुआ, और ये लेन देन बिना बैंक के कर्मचारियों के और ऑफिशियल के मिले हुए नहीं हो सकता। इसलिए इस क्राइम में जेपी मॉर्गन और ड्यूश बैंक जैसे लोग 100% शामिल हैं, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्लेस ऑफ क्राइम था, उसको ये कहता था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। ये जो आइलैंड था वो करीब 80 एकड़ में था, और इस 80 एकड़ के अंदर ये जो है ये मेन कैंपस था जिसमें सारी गतिविधियां होती थी, और एक ये मंदिर टाइप का भी एक जो है मंदिर कहिए या कोई भी ऐसा लगता था कि कोई कल्ट टाइप का भी यहाँ पे था, तो वो भी यहाँ पे स्थित था। और फाइलों के अनुसार पहले इस पर एक सोने का गुंबद था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले एक सोने का गुंबद था। यहाँ पे अंडर वाटर केबल से लाइट आती थी, जनरेटर की कोई जरूरत नहीं थी। और इसे जो कहा जाता था वो कहा जाता था पीडोफाइल आइलैंड। पीडोफाइल आइलैंड का मतलब ये है कि जहाँ पे छोटे बच्चों का यौन शोषण होता था। तो इसका सारा धंधा जो था वो छोटे बच्चों के यौन शोषण पे आधारित था, एप्स्टीन का। और लोग, दुनिया के लोग इस आइलैंड में विजिट करते थे इसकी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए। और सर्विसेज क्या थी? बच्चियों का यौन शोषण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको पहले बताया था कि एप्स्टीन को जो है ललिता जो नॉवल थी या जो किताब है वो बहुत पसंद थी। तो यहाँ जो लोग आते थे उस प्लेन को कहा जाता था ललिता एक्सप्रेस। ये बोइंग 727 था, और इसमें एक बेडरूम और बाकी सब सुविधाएं उपलब्ध थी। और इसी के फ्लाइट लॉग से पता चला है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के इसी में नाम मिले हैं, और वो इस विमान में सवार होकर ही आते थे। अब उसमें कौन कौन यात्री थे जो इस आइलैंड में आए, आप उसको देखिए। बिल क्लिंटन,
डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों का नाम इस फ्लाइट लॉग में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक थी, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जो यूएस प्रेसिडेंट कहा जाता है, वो इसके आइलैंड में आते थे। अब देखते हैं कि ये जो एफबीआई ने जो फाइल्स सार्वजनिक की हैं उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो यौन शोषण के लिए जो रिक्रूटमेंट होता था, वो रिक्रूटमेंट होता था मसाज के नाम पे। मसाज के नाम पे कम उम्र की लड़कियों को रिक्रूट किया जाता था सर्विसेज देने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत रेशियल भी था, क्योंकि वो वहाँ पे काले चमड़ी के लोग नहीं रिक्रूट किए जाते थे। यहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों का रिक्रूटमेंट होता था। उसके बाद इसकी मांगे बहुत विशिष्ट थी। जैसा आपको कहा है कि ये इसने एक बार कहा कि लड़की बहुत सांवली है, तो इसको डार्क स्किन नहीं पसंद थी, जैसे इधर भारतीयों की होती है। ये गोरी चमड़ी के लोगों को ही रिक्रूट करता था। और जैसा कि पहले बताया था कि ये एक क्लोज नेटवर्क में काम करता था, जिसको कहा जाता था फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। कोई आदमी नया नहीं आ सकता था। जो इसका क्लाइंट था, उसी का कोई विश्वास पात्र आदमी ही इसके अंदर नेटवर्क में एंटर कर सकता था। कोई बाहरी आदमी का इसमें प्रवेश निषेध था। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि क्या इसका पॉलिटिकल पहुंच थी और क्या ताकत थी इसकी। एस्टीन एप्स्टीन के विमान ने कई बार यात्रा की, क्लिंटन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी की। तो इसमें कई लोगों के नाम हैं, कई हिंदुस्तानियों के भी नाम हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको पता चले कि हिंदुस्तानी लोग भी कितना नाम कमा रहे हैं पूरे विश्व में। और उसी से हमारा जो देश है वो अभी भी विश्व गुरु हो गया है। अभी 2047 की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो इनमें कई इंडियन नाम भी हैं, उसके लिए अलग से एक बनाया जाएगा वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो मानता ही था, और दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं, वो भी इसके आइलैंड में जाते थे और इसकी सर्विसेज का लाभ उठाते थे। जैसे प्रिंस एंड्रयू यूके के, और नोम चॉम्स्की जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, वो यहाँ पे कई बार गए हैं। बिल गेट्स, जो दुनिया के बहुत पैसेवर और ताकतवर लोगों में जिनका नाम शुमार है, वो यहाँ पे जाते थे। इजराइल का नाम तो आना जरूरी है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री भी कई जो है बैठकों में गए, और इनके जो है वो बिजनेस डील्स भी थी एप्स्टीन के साथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो साम्राज्य था, जो पहुंच थी, वो एक देश नहीं, दुनिया के सारे जितने भी देश हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, उसमें पूरा जाल इसने बिछा रखा था। और कहा तो ये जाता है कि ये इनको पहले जो है अपना क्लाइंट बनाता था, सर्विसेज देता था, और उसके बाद फिर ब्लैकमेल करता था। हालांकि ब्लैकमेल की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जाता था कि इसका जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि कोई भी आदमी मसाज का धंधा क्यों करेगा और मसाज कराने के लिए कोई ललिता एक्सप्रेस में एक आइलैंड में क्यों जाएगा। तो ये सारा खेल पैसे का है और ताकत का है। ये जो है ये फाइल्स के पार्ट हैं। एप्स्टीन क्रिएटेड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ अंडर एज विक्टिम्स। तो इस तरह से इसने अपना ये पूरा डोसियर है, जिससे स्पष्ट है कि ये जो मामला है ये यौन तस्करी का है और यौन शोषण का है। अब ये भी जानने की जरूरत है कि इसके सहयोगी कौन कौन थे। इसकी एक मुख्य सहयोगी थी, वो थी
मैक्सवेल, घिस्लेन मैक्सवेल, ये जो है रिक्रूटमेंट के लिए मेन काम करती थी, और इसको जो है 20 साल की सजा सुनाई गई है, कन्विक्टेड है ये। और इसके जो कानूनी टीम थी उसने 2008 में एक इम्यूनिटी भी ले ली थी। कोर्ट में जब ये केस पेश हुआ तो उन्होंने इम्यूनिटी ले ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो बैंक कहा जाता है, जेपी मॉर्गन ने एप्स्टीन के संगीत लेन देन को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, क्योंकि उनको तो पैसा आ रहा था। और जेपी मॉर्गन वही बैंक है जो बार बार जब भी कोई डिप आता है, जब भी कोई रिसेशन आता है, तो जेपी मॉर्गन की भूमिका बहुत रहती है। और बाद में जेपी मॉर्गन बैंक ने $75 मिलियन का हर्जाना भरा। अगर हर्जाना भरा है तो ये आपको दिखाता है कि दे वर इन्वॉल्व लाइक एनीथिंग। जेपी मॉर्गन एप्स्टीन के साथ बिल्कुल अच्छी तरह इन्वॉल्व था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और इसके गलत कामों में। आगे बढ़ते हैं। ये सब वायर ट्रांसफर के जो हैं वो सबूत मिले हैं, जैसे आपको बताया है, जेपी मॉर्गन और ड्यूश बैंक और वेक्सनर और ब्लैक इसके मेन जो है कहा जाए कि पैसा लगाते थे। और इन्होंने 90% टैक्स रिडक्शन के लिए एक ये कंपनी बना रखी थी। तो ये पूरा जो है, ये पूरा एक एप्स्टीन का नेटवर्क था जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता था, जिसमें जेपी मॉर्गन की और ड्यूश बैंक की बहुत अच्छी भूमिका थी। और एक हैरान और परेशान करने वाली बात ये भी है कि ये जो एप्स्टीन था, इसने साइंस में भी बहुत फंडिंग की। इसने 30 मिलियन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्लेज किया, और स्टीफन हॉकिंग इनके यहाँ कई बार गए, नॉन चॉम्स्की इनके यहाँ कई बार गए। और इसका भी जो ऑब्सेशन था वो बिल्कुल हिटलर की तरह था। हिटलर भी यूजेनिक्स करना चाहता था, और एप्स्टीन भी जो है, जो उसने फंडिंग की, रिसर्च की, वो इस बात की कि हमें एक बेटर ह्यूमन रेस बनानी है। बेटर ह्यूमन रेस बनाने के लिए जो खराब लोग हैं, जिनकी खराब जेनेटिक्स है, उनको खत्म करना है, और जो अच्छी जेनेटिक्स के लोग हैं उनका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। तो ये यूजेनिक्स में बिलीव करता था। और ये भी कहा जाता है कि कई महिलाओं के ऊपर जो है यूजेनिक्स के एक्सपेरिमेंट भी यहाँ हुए, और उसमें कई प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने बेबीज डिलीवर किए। लेकिन वो बेबीज कहाँ गए, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस फाइल्स में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हिटलर की तरह यूजेनिक्स के ऊपर इसकी भी नजर थी। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 2008 में यूएस कोर्ट में मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, जब इसको एक इम्यूनिटी दी गई और इसको एक डील दे दी गई। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के जो हैं जज वही भ्रष्ट होते हैं, यूएस के भी होते हैं, देखिए। तो 2008 में ये किसी तरह बच गया, और इसने सिर्फ 13 महीने जेल में बिताए। तो इसको एक तरीके से उस समय इम्यूनिटी दे दी गई थी 2008 की सरकार और जज ने, जिसके बाद जब ये जो है ट्रांसपेरेंसी एक्ट आया, तो ट्रांसपेरेंसी एक्ट में ये सब बातें अब खुल के सामने आ रही। अब इसमें विक्टिम्स हैं बहुत सारे जो अब सामने आ रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब बता रहे हैं। और इसके साथ अभी बहुत सारी जो चीजें हैं उस पे राज उठना बाकी है, क्योंकि इन्होंने कंपनसेशन भी दिया। करीब 100 विमेन को $150 मिलियन दिया गया। और ये की विटनेस के नाम है वर्जीनिया गिफरे, मैरिया फार्मर। तो अब जो है इसका कल्चरल फॉल आउट भी ये है कि लोगों का विश्वास जो है एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से भी उठ गया है यूएस के।
जैसे भारतीयों का विश्वास अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वैसे ही इन सब का भी विश्वास जो है यूएस के लोगों का और दुनिया का, जैसे एफबीआई कही जाती है कि बहुत अच्छी संस्था है, और इजराइल का भी नाम इसमें बहुत प्रोमिनेंट आया है, और हमारे देश के काफी मंत्री और प्रधानमंत्री लोग बार बार इजराइल जाते हैं। तो वो बार बार इजराइल करने क्या जाते थे, इसके लिए एक नए वीडियो की जरूरत है, उसके ऊपर खुलासा करेंगे। तो अभी जेफरी एप्स्टीन के लोगों को जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना तो बहुत बाकी है। इनकी तो मौत हो गई है जेल में, लेकिन ये कहानी जो है एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की है, ये एक क्राइम की है, और उस क्राइम में बहुत सारे एक्टर्स थे, और उन एक्टर्स को अभी कोई सजा नहीं हुई है। तो जरूरत है कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको बयान दर्ज करके, जितने भी लोग इसमें जिनके भी नाम आए हैं उनके खिलाफ भी केस चलना चाहिए, और इनको भी अपराध में सम्मिलित होने के लिए सजा मिलनी चाहिए। अकाउंटेबल इंडिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलते रहेंगे हम पॉलिसी, गवर्नेंस और अन्य पॉलिटिकल मुद्दों को बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आप विश्व की और हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल फिनोमेना हैं उसको समझें, और अपने दिमाग में डाल के रैशनल थिंकिंग लाएं। जय हिंद।